Assalamualaikum dear students, how are you today? You will be fine, I hope so. जैसा कि आपको पता है कि आजकल चल रही है जंग हमारे पास अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के दरमियान। लास्ट टाइम हमने सीखा था कि किस तरह से होते हैं डिफरेंट और सिमिलर ये दोनों ग्रुप, यानी ग्रुप A1 और ग्रुप A2। किस तरह से सोचा था ऑक्साइड्स के एतबार से कि ऑक्साइड्स में क्या फर्क आता है और क्या नहीं आता। आज हम सीखेंगे कि इनके जो हाइड्रोक्साइड्स हैं वो किस तरह से एक दूसरे के साथ सिमिलर हैं या इनमें डिफरेंसेस हैं। चलो देखते हैं। हाइड्रोक्साइड्स में सबसे पहले हम बात करते हैं अल्कली मेटल्स के बारे में। अल्कली मेटल के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड का सिंपल सा मतलब ये है कि ये सॉलिड होंगे, जैसे सॉलिड लिखा है, और इनकी स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप होगी। इन शेप्स के बारे में हम तज़किरा रेलेवेंट सब्जेक्ट में करेंगे या टॉपिक में करेंगे। बहरहाल आपको याद रहे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। दूसरे नंबर पे अगर बात करते हैं तो अल्कली मेटल्स के हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल होते हैं इन वाटर, यानी आप बोल सकते हैं जनरली सॉल्युबल इन द वाटर। लेकिन एक पुरानी बात आपके दिमाग में रही, जब हम पढ़ रहे थे पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम, वहां पे हमने सीखा था कि लिथियम का जो हाइड्रोक्साइड होता है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। तो हमें यहाँ पर ये कहना पड़ेगा कि जनरली सॉल्युबल इन वाटर एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप लोगों ने वो टॉपिक नहीं देखा या लेक्चर नहीं देख पाए हैं, आप नए हैं, तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से सारे टॉपिक्स देख सकते हैं। बहरहाल ये चलते हैं अगली बात की तरफ। यहां लेकिन मेंशन में जरूर कर देता हूं कि एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड विच इज स्लाइटली सॉल्युबल, यानी अगर सॉल्युबल भी हुआ तो वो बहुत ही स्लाइटली होगा। लेकिन ये यानी इसके अलावा लिथियम के नीचे सोडियम, पोटेशियम और बेरियम, सीजियम वगैरह वो ज्यादा हल होते हैं। यानी आपने मेटल की बात नहीं करनी, आपने मेटल के हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करनी है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है दैट हाइड्रोक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स आर जनरली हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक मीन्स आप जस्ट इतना ले लीजिए कि इसका मतलब है ये पानी या स्पेशली आप बोलेंगे नमी इन द फॉर्म ऑफ वाटर वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं हमारे एटमॉस्फेयर से। बहरहाल कभी अगर हमें ऐसा टॉपिक मिला जहाँ हाइग्रोस्कोपिक बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब होने वाला होगा तो वहाँ बहुत सारा डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन फिलहाल अपने दिमाग में ये रखें कि अगर आप इसका एक पीस, यानी जैसे कि ये सॉलिड है, इस सॉलिड का एक पीस हवा में रख दें तो कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि वो आपको सॉल्युबल होता नजर आएगा। ऐसा लगेगा जैसे वो खत्म हो रहा है और क्या होता जा रहा है, ट्रांसल्यूसेंट होता चला जा रहा है। यानी समझ लीजिए पानी जज्ब करने के बाद उसकी जो कैफियत है वो उस तरह की सॉलिड नहीं रही जैसे कि होती है। तो दैट इज कॉल्ड जनरली हाइग्रोस्कोपिक। वो होते हैं भाई हाइड्रोक्साइड। अब चलते हैं नेक्स्ट बात की तरफ, और वो पॉइंट ये कहता है कि हाइड्रोक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स आर जनरली स्ट्रॉन्ग बेसिस। देखिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जनरली। जनरली का मतलब होता है कि देयर मे बी सम काइंड ऑफ वेरिएशन और डेविएशन फ्रॉम दिस बिहेवियर। जैसे कि यहाँ पर भी जो लिथियम का पेक्यूलियर बिहेवियर है या लिथियम का जो हाइड्रोक्साइड है वो इतना अच्छा बेस नहीं है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड विच इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये था हमारे पास एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो कि कंपैरिजन के लिए काफी है अल्कली मेटल्स के हाइड्रोक्साइड का विद द अल्कलाइन अर्थ मेटल। चलो अब चलते हैं जी अल्कलाइन अर्थ मेटल की तरफ और वहां पर पढ़ते हैं कि उनके हाइड्रोक्साइड्स कैसे होते हैं। इसको देखते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास ये है कि अल्कली मेटल्स की तरह अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड भी वाटर सॉल्युबल हैं, लेकिन इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती है। जैसे मिसाल के तौर पर हम पहले एलिमेंट की बात करें तो पहला एलिमेंट हमारे पास क्या है, वही बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। आमतौर पर लास्ट एलिमेंट का जिक्र नहीं करते बिकॉज इट्स रेडियो एक्टिव एंड इट्स प्रॉपर्टीज आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप। अच्छा बहरहाल यहां पर हम तस्करा कर रहे हैं किसका, इन एलिमेंट्स का नहीं बल्कि इन एलिमेंट्स के हाइड्रोक्साइड का, जैसे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड सो ऑन। ठीक है, तो बहरहाल अब हमने ये कह दिया है कि अगर हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो टॉप टू बॉटम चलते हुए हमें सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ये एक सॉल्युबिलिटी का कर्व मैं आपको दिखा रहा हूं। तो ये एरो आपको शो कर रहा है क्या, सॉल्युबिलिटी के बारे में। अब हम यूं कह सकते हैं कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो है वो ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल है, और अगर हम बेरिलियम के बाद
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जिक्र करते हैं तो ये काफी हद तक, मतलब ज्यादा नहीं कह सकते लेकिन कह सकते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल। और नीचे आते आते जैसे हमारे पास बेरियम हाइड्रोक्साइड का जिक्र है तो यहां पर आपको ये कहना पड़ेगा कि बेरियम हाइड्रोक्साइड इज क्वाइट सॉल्युबल। तो देखना ये है कि ये जो सॉल्युबिलिटी है वो टॉप टू बॉटम क्यों इंक्रीज कर रही है। बड़ा आसान सा इसका जवाब है। जवाब ये है कि अगर आप देखें तो बेरिलियम का जो आपको साइज मिलेगा मिसाल के तौर पर वो छोटा है, मैग्नीशियम का कैटाइन बड़ा है, कैल्शियम उससे बड़ा है, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम बड़ा है। तो जैसे जैसे हम ऊपर से चलते हैं और आप सॉल्युबिलिटी की तरफ जाते हैं तो होता ये है, या आप ये समझ लीजिए कि इनके हाइड्रोक्साइड की तरफ जाते हैं वो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, तो हमें ये देखने को मिलता है कि इनकी जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में जो छोटे एटम्स, या चूंकि ये कैटाइन्स बनेंगे, कैटाइन्स हैं, ये छोटे होते हैं इसलिए इनकी लैटिस एनर्जी मजबूत होती है। ये वाली बात आपके दिमाग में रहे कि जब भी छोटे छोटे पत्थर या ग्रेवल्स आपस में जोड़े जाएं, करीब लाए जाएं, तो वो एक मजबूत स्ट्रक्चर बनाते हैं बनिस्बत बड़े बड़े पत्थरों के, क्योंकि जब वो करीब आते हैं तो उनके दरमियान में काफी स्पेसेस होती हैं और वो स्पेसेस क्या रखती हैं, एक अगर दीवार बना रहे हैं उसके तो वो पोरस रहेगी। तो बहरहाल थोड़ी सी बात समझाने की कोशिश की है, ये हम कई दफा पहले भी कर चुके हैं जब हमने मुख्तलिफ आयनिक साइजेस के बारे में पढ़ा था। तो बहरहाल आयनिक साइज या कैट आयनिक साइज इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और लैटिस एनर्जी जो है वो सबसे कम किसकी है, नीचे वाले एटम्स की है। तो अगर लैटिस एनर्जी कमजोर होगी और आप फॉर एग्जांपल बेरियम हाइड्रोक्साइड की अगर आप उसको पानी में डाल देंगे तो पानी के जो पोल्स हैं या वाटर मॉलिक्यूल के जो पोल्स हैं वो उस लैटिस में से कैटाइंस और एनाइंस को आसानी से अलग करने में कामयाब हो जाएंगे। मतलब जो सॉल्युबिलिटी है या आपके लिए प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन है वो बहुत ईजी होता है। तो ये था एक सिंपल सा मामला कि टॉप टू बॉटम solubility of the hydroxide of alkaline earth metal increases due to the increase in the cationic size and decrease in the lattice energy। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। छोटा सा पॉइंट है, वो पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये पॉइंट है आपके पास थर्मल स्टेबिलिटी। ये दोनों तरफ हम पढ़ सकते हैं इसलिए मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं। थर्मल स्टेबिलिटी का सादा सा मतलब ये है कि अगर आप इनके यानी ग्रुप A1 और ग्रुप A2 के हाइड्रोक्साइड को गर्म करें तो कौन जल्दी टूटेगा? जो जल्दी टूटेगा इसका मतलब है वो थर्मली इनस्टेबल है, और जो नहीं टूटेगा वो थर्मली स्टेबल है। मतलब इनस्टेबल और स्टेबल, हरारत पर कौन टूटेगा कौन नहीं टूटेगा तो वो देखते हैं। देखें अगर हम बात करते हैं अल्कली मेटल्स की तो हम कहेंगे कि ये स्टेबल है, यानी अगर आपने अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड लिए तो वो थर्मली स्टेबल है। हाँ, लेकिन एक पुराना जो गंदा बंदा है समझ लीजिए, जो हमारे सारे के सारे ट्रेंड की खराबी पे पैदा कर लेता है, वो है लिथियम। जो लिथियम का हाइड्रोक्साइड है ये क्या होता है, ये थर्मली इनस्टेबल होता है, यानी अगर आप इसको गर्म करो तो ये लिथियम ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। तो आप यूं कह सकते हैं कि लिथियम का एक्चुअली हाइड्रोक्साइड स्टेबल नहीं है, लिथियम का ऑक्साइड स्टेबल है। इसीलिए जब भी आप देखोगे तो लिथियम के हाइड्रोक्साइड का जिक्र इतना आपको नहीं मिलेगा, लेकिन लिथियम के ऑक्साइड बनते हुए आपको नजर आएंगे और उनकी काफी केमिस्ट्री भी पढ़ाई जाती है। बहरहाल ये थी एक छोटी सी डेविएशन या आप कह लीजिए थोड़ा सा एनॉमलस बिहेवियर। बहरहाल अब चलते हैं इस तरफ क्या कहना है। इस तरफ भी कुछ ऐसा है कि अगर थर्मली देखा जाए तो इनस्टेबिलिटी ज्यादा है। यहां पे भी यही बात है कि जो डिफरेंट हाइड्रोक्साइड्स हैं अल्कली मेटल्स के वो टूट जाते हैं, लेकिन लिथियम के अलावा तो लिथियम स्टेबल हुआ, बाकी तो इन ज्यादातर क्या हुए, इनस्टेबल हुए। जबकि यहां पर भी ऐसा है। फॉर एग्जांपल अगर हम जिक्र करते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में से एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, अगर आप इसको भी गर्म करेंगे तो ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, और साथ रिलीज होगा वाटर। बिल्कुल ये मामला लिथियम के साथ भी होता है। तो बहरहाल मैंने आपको ये बात समझाई कि अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो हाइड्रोक्साइड हैं वो थर्मली, थर्म का आप साइन डाल सकते हैं ऐसे करके, भाई ये आपने क्या किया, हीट। तो हीट करने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड टूट गया है और बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड वाटर। इसी तरीके से बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हाइड्रोक्साइड भी यही बिहेवियर शो करते हैं। यहां पर एक छोटी सी मालूमात भी आपको देते चलते हैं, यानी अगर आपने मिसाल के तौर पर जिक्र किया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, इसको आप कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को आपने शायद पिया भी हो। हाँ जी, बिल्कुल आप इसे पी भी सकते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि ज्यादातर वैसे लड़कियों का मसला होता है। क्या मसला होता है? क्योंकि वो चटपटी चीजें या एसिडिक फूड्स बहुत ज्यादा लेती हैं, जिसकी वजह
से उनके स्टमक में क्या होता है, एसिडिटी होने लग जाती है। तो जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिख देता है। यानी एक्चुअली ये एक बेसिक सोल्यूशन है। मैदे में अगर ज्यादा एसिडिटी है तो उसको वो कम कर देगा। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड टू ट्रीट हार्ट बर्न है। हार्ट बर्न का मतलब मैदे का जलना ही होता है। बहरहाल इसका भी जिक्र बाद में करेंगे। यानी अगर मैदे में आग लगी है या एसिडिटी बहुत ज्यादा हो गई है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिया जा सकता है। इसकी एक अलामत यह है कि कभी आपने इसको पिया हो तो ढक्कन खोलते हैं जब हम सिरप का तो उसके इर्द गिर्द व्हाइट कलर का एक स्मेल है, पाउडर सा लगा होता है। एक्चुअली वो सस्पेंशन होता है पानी के अंदर। तो जब हम पीते हैं या अद्वियात निकालते हैं तो वो उसके ढक्कन के साथ साथ या बॉटल के नेक पर लगी रहती है, पानी उड़ जाता है और जो सस्पेंशन व्हाइट कलर का होता है वो आपको वहां पर देखने को मिलता है। तो ये था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैं लिख देता हूं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशिया भी बोल सकते हैं। तो बहरहाल इसके अलावा भी यहां पर एक और मिल्क है जिसको आप बोल सकते हैं लाइम वाटर। और वो क्या है, वो है जी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी अगर हम जिक्र करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का तो एक्चुअली होता ये है कि अगर इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कार्बन डाइऑक्साइड गुजर जाए, यानी अगर लाइम वाटर को आप कार्बन डाइऑक्साइड दे दें तो वो मिल्की हो जाता है। शायद आपने ये MCQ भी कहीं पढ़ा हो कि लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू इट्स सॉल्यूशन। आप जब छोटे थे तो आपको 6-7 क्लास के अंदर एक एक्सपेरिमेंट दिया गया था कि क्या वाकई में जो एनिमल्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं या नहीं करते। तो उसमें ऐसा था कि एक जार के अंदर चूहे को बंद कर देते थे और उस जार से एक ट्यूब लेकर या आप कह लीजिए डिलीवरी ट्यूब लेकर किसी दूसरे जार में रखते थे, यानी वहां पर उसकी सप्लाई देते थे ताकि जब चूहा या रैट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट करे, होपफुली वो कार्बन डाइऑक्साइड है अभी तो, और वो उस ट्यूब के जरिए से जब दूसरी तरफ जाती थी वहां पर लाइम वाटर पड़ा होता था। और लाइम वाटर में क्या था, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड जाती थी तो वो मिल्की हो जाता था। अगर वो मिल्की हो जाता है देन इट इज अ कंफर्मेशन दैट एनिमल्स व्हेन एक्सेल प्रोड्यूस और गिव कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करने के लिए हमारे पास लाइम वाटर यूज होता है। तो ये छोटी सी मालूमात इजाफी भी है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है और लाइम वाटर क्या है, या लाइम वाटर जब मिल्की हो जाता है तो ये भी आपको मिल्क जैसा ही दिखता है। तो आज के लिए इतना ही, और लाइक करें, शेयर करें लोगों के साथ। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। और अगर आपको और लेक्चर्स चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक की शक्ल में आपको मिल सकते हैं, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। और अगर कोई परेशानी है, कोई बात समझ नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।